नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आधुनिक भारत के इतिहास में 1905 से लेकर 1947 की घटनाक्रम को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने 1905 बंगाल विभाजन से लेकर 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट तक खत्म कर लिया था। आज दोस्तों हम पढ़ने जाएंगे 1917 की पहली घटना, चंपारण सत्याग्रह। 1917 की पहली घटना है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। ध्यान दीजिए, आज हम 1917 की पहली घटना देखने जा रहे हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन होता है। दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की मुलाकात होती है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से कहते हैं कि गांधी, तुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान संभालो और भारत का नेतृत्व करो। लेकिन महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से कहते हैं कि गुरुजी, मैं अभी भारत को जानता नहीं हूं, सबसे पहले मैं भारत को जानना चाहता हूं। इसी उद्देश्य के साथ महात्मा गांधी 1915 से लेकर 1916 के लास्ट तक संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं ट्रेन के माध्यम से और भारत को समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के बाद दोस्तों महात्मा गांधी भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है वो है चंपारण सत्याग्रह, लेकिन महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन कहलाता है दोस्तों असहयोग आंदोलन, जिसे हम पढ़ेंगे दोस्तों 1920 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम चालू करने जा रहे हैं 1917 की पहली घटना, चंपारण सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों भारत का मैप। ये है दोस्तों भारत, ये है दोस्तों भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ते हैं आज के हिसाब से ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चीन। ये आपका पकड़ना है दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। ये आपका पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये पकड़ना है दोस्तों चंपारण। ये आपका पकड़ना है दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार में एक स्थान पकड़ना है दोस्तों चंपारण। यह है दोस्तों चंपारण, जो वर्तमान में 2 जिला है, एक पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। यह पकड़ना है दोस्तों चंपारण। चंपारण में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसानों से जबरदस्ती कराई जाती है दोस्तों नील की खेती। यदि किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसके 20 कट्ठा जमीन में दोस्तों, यदि किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसके 20 कट्ठा जमीन में दोस्तों 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन में करवाया जाता है दोस्तों नील की खेती। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसके 20 में से 3 कट्ठा जमीन में से जबरदस्ती करवाया जाता है दोस्तों नील की खेती, और इसका संपूर्ण लाभ उठाती है दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट। इससे किसानों को नुकसान इस बात का होता है कि यहां पर किसान के पास यदि 20 कट्ठा जमीन है तो उसे 20 कट्ठा जमीन का संपूर्ण लगान देना पड़ रहा है, जबकि इसमें से 3 कट्ठा जमीन यूज कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट नील की खेती हेतु। तो यहां पर दोस्तों पहला नुकसान यह है कि यहां पर यह 3 कट्ठा जमीन का भी किसानों को लगान देना पड़ रहा है, जबकि यदि किसी भूभाग में नील की खेती करते हैं तो वह खेत बंजर होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो यह था दोस्तों नील की खेती द्वारा किसानों का शोषण। ध्यान दीजिए, जिसे हम कहते हैं 3 कठिया पद्धति। इसी
तीन कट्टिया पद्धति के खिलाफ 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया जाता है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया जाता है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी द्वारा बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया जाता है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी को इस सत्याग्रह के लिए अनुरोध किया था पंडित राजकुमार शुक्ल के द्वारा। बिहार के किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी बिहार आए थे और बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया था 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह। अर्थात महात्मा गांधी से अनुरोध किया था इस सत्याग्रह के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडित राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी से अनुरोध किया गया था। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पंडित राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के एक किसान नेता है, जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि किसानों के 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन में से फोर्सफुली करवाया जाता है नील की खेती, तो राजकुमार शुक्ल इस बात का विरोध करने हेतु प्रताप नामक अखबार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचते हैं। राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के किसान नेता है, ये जाते हैं दोस्तों प्रताप अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के पास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये प्रताप नामक पत्रिका के संपादक है। जब गणेश शंकर विद्यार्थी पंडित राजकुमार शुक्ल की बात को सुनते हैं कि किस प्रकार से चंपारण में लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 3 कट्ठिया पद्धति के तहत नील की खेती करवाई जा रही है, तो यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप नामक पत्रिका में एक लेख छापते हैं दोस्तों चंपारण में अंधेरा। और चंपारण में अंधेरा नामक लेख में दोस्तों ये 3 कट्ठिया पद्धति के बारे में छापते हैं। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी पंडित राजकुमार शुक्ल से अनुरोध करते हैं कि आप इस बात को महात्मा गांधी को बताएं। महात्मा गांधी को 3 कट्ठिया पद्धति के बारे में बताए और उन्हें यहां पर सत्याग्रह के लिए अनुरोध करे। तो इस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी से प्रभावित होते हैं पंडित राजकुमार शुक्ल, और पंडित राजकुमार शुक्ल चंपारण से आते हैं महात्मा गांधी से मिलने साबरमती आश्रम। यह है दोस्तों गुजरात में साबरमती आश्रम अहमदाबाद, साबरमती नदी के तट पर, या सत्याग्रह आश्रम। तो यहां पर साबरमती आश्रम आते हैं राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी इस समय गए हुए थे पुणे, अर्थात पंडित राजकुमार शुक्ल साबरमती आश्रम तो आते हैं महात्मा गांधी से मिलने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती। जब राजकुमार शुक्ल को पता चलता है कि महात्मा गांधी 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होने वाला है उसमें महात्मा गांधी आएंगे, तो राजकुमार शुक्ल इस बात का प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जैसे ही लखनऊ में होगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और ये महात्मा गांधी से मिल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हमने देखा दोस्तों पंडित राजकुमार शुक्ल जो कि 3 कट्ठिया पद्धति के विरोध प्रकट करते हैं और ये अपनी बात को बताते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी को। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि प्रताप पत्रिका के संपादक है, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक अपने अखबार में चंपारण में अंधेरा नामक एक लेख लिखते हैं, जिससे वो 3 कट्ठिया पद्धति के बारे में जागरूक करते हैं लोगों को।
और गणेश शंकर विद्यार्थी पंडित राजकुमार शुक्ल से कहते हैं कि आप महात्मा गांधी को चंपारण में हो रहे 3 कट्या पद्धति के बारे में बताएं। इसी उद्देश्य के साथ पंडित राजकुमार शुक्ल चंपारण से आते हैं साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद, लेकिन यहां पर महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1916 में हुआ है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 यह हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हुआ था 29 दिसंबर 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। यहां पर पंडित राजकुमार शुक्ल मिलते हैं दोस्तों महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी से पंडित राजकुमार शुक्ल 3 कट्या पद्धति के बारे में महात्मा गांधी को अवगत कराते हैं। जब महात्मा गांधी को इस बात का ज्ञान होता है कि किस प्रकार से चंपारण में लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, तो यहां पर महात्मा गांधी पंडित राजकुमार शुक्ल को इस बात का दिलासा देते हैं कि मैं जरूर चंपारण आऊंगा और चंपारण में करूंगा सत्याग्रह। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रॉमिस किया पंडित राजकुमार शुक्ल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार, यहां पर पंडित राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है दोस्तों महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह का अनुरोध करते हैं। इन्हीं के अनुरोध पर, पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आएंगे दोस्तों महात्मा गांधी चंपारण। इस प्रकार से लखनऊ से महात्मा गांधी वापस आते हैं दोस्तों साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के साथ आते हैं दोस्तों पंडित राजकुमार शुक्ल। लेकिन महात्मा गांधी पंडित राजकुमार शुक्ल से कहते हैं कि राजकुमार आप जाइए बिहार के चंपारण और मैं आऊंगा बिहार के चंपारण। तो इस प्रकार से पंडित राजकुमार शुक्ल साबरमती आश्रम से वापस आ जाते हैं दोस्तों चंपारण, और महात्मा गांधी की प्रतीक्षा करते हैं। अंततः पंडित राजकुमार शुक्ल 27 फरवरी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 27 फरवरी 1917 को महात्मा गांधी को एक पत्र लिखवाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 27 फरवरी 1917 को पीर मोहम्मद मुनीफ के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 27 फरवरी 1917 को पंडित राजकुमार शुक्ल पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा महात्मा गांधी के नाम एक पत्र लिखवाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के नाम एक पत्र लिखवाते हैं। पंडित राजकुमार शुक्ल 27 फरवरी 1917 को पीर मोहम्मद मुनीस से महात्मा गांधी के नाम एक पत्र लिखवाते हैं, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने पीर मोहम्मद मुनीस से लिखवाया है कि महात्मा आपका बिहार के चंपारण में स्वागत है, आप यहां आइए और हम यहां पर चालू करेंगे चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी को जब यह पत्र मिलता है तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से पत्र लिखवाते हैं चंपारण में राजकुमार शुक्ल को। महात्मा गांधी इसका रिप्लाई करते हैं दोस्तों पंडित राजकुमार शुक्ल को कि मैं जरूर आऊंगा आपके चंपारण में, लेकिन अभी मुझे जाना है कोलकाता। तो लेकिन महात्मा गांधी का यह पत्र पंडित राजकुमार शुक्ल को प्राप्त नहीं हो पाता है, इसीलिए महात्मा गांधी टेलीग्राम करवाते हैं दोस्तों आपके पंडित राजकुमार शुक्ल को साबरमती आश्रम से। तो यह टेलीग्राम प्राप्त होता है पंडित राजकुमार शुक्ल को, जिसमें लिखा था महात्मा गांधी ने कि आप मुझसे कोलकाता में मिलिए, हम कोलकाता से निकलेंगे पटना और पटना से जाएंगे आपके चंपारण। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से दोस्तों यहां पर मुलाकात होती है कोलकाता में। यह आपका है कोलकाता दोस्तों, यह आपका है कोलकाता में मुलाकात होती है पंडित राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से, और ये दोनों कोलकाता से 9 अप्रैल 1917 को निकल जाते हैं दोस्तों
चंपारण की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरी कहानी को फिर से एक बार रिवाइज मारते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दोस्तों चंपारण में, बिहार के चंपारण में लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 3 कठिया पद्धति के द्वारा दोस्तों बिहार में करवाया जा रहा है, बिहार के चंपारण में नील की खेती, जिसके विरोध में पंडित राजकुमार शुक्ल आते हैं। और पंडित राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से। गणेश शंकर विद्यार्थी इसे अपने चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण में अंधेरा नामक लेख के माध्यम से 3 कठिया पद्धति को उजागर करते हैं। और गणेश शंकर विद्यार्थी पंडित राजकुमार शुक्ल से अनुरोध करते हैं कि आप इस बात से अवगत कराए कि किस प्रकार से बिहार के चंपारण में किसानों का शोषण किया जा रहा है, इस बात से अवगत कराए महात्मा गांधी को। इसी उद्देश्य के साथ चंपारण से पंडित राजकुमार शुक्ल चंपारण से आते हैं साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम। लेकिन यहां पर पंडित राजकुमार शुक्ल की चंपारण साबरमती आश्रम में मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि महात्मा गांधी इस समय गए थे दोस्तों पुणे। इसके बाद राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है महात्मा गांधी से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 29 दिसंबर 1916 में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। यहां पर पंडित राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी से पंडित राजकुमार शुक्ल अनुरोध करते हैं कि बिहार के चंपारण में किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शोषण किया जा रहा है नील की खेती के माध्यम से। तो इस बात को जानते हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी पंडित राजकुमार शुक्ल से कहते हैं कि मैं बिहार में आऊंगा चंपारण और वहां पर चालू करूंगा चंपारण सत्याग्रह। और इस प्रकार से पंडित राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के साथ आ जाते हैं दोस्तों लखनऊ से साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी पंडित राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि तुम अभी चंपारण जाओ और मैं आऊंगा चंपारण। इस प्रकार से पंडित राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी की प्रतीक्षा करते हैं, और अंततः पंडित राजकुमार शुक्ल 27 फरवरी 1917 को पीर मोहम्मद मुनीश के द्वारा एक महात्मा गांधी के नाम पत्र लिखवाते हैं कि महात्मा गांधी आप बिहार के चंपारण आइए, आपका स्वागत है, और यहां पर हम प्रारंभ करेंगे चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चंपारण में पंडित राजकुमार शुक्ल को एक पत्र लिखते हैं कि मैं चंपारण आऊंगा, लेकिन कलकत्ता से होते हुए। तो लेकिन यह पत्र पंडित राजकुमार शुक्ल को प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए महात्मा गांधी पंडित राजकुमार शुक्ल को एक टेलीग्राम भेजते हैं, जिसके माध्यम से वो अवगत कराते हैं कि हम मिलेंगे कोलकाता में और कोलकाता से जाएंगे चंपारण की ओर। तो यहां पर दोस्तों कोलकाता में पंडित राजकुमार शुक्ल की और महात्मा गांधी की फिर से मुलाकात होती है, और ये दोनों पंडित राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी कोलकाता से निकल जाते हैं दोस्तों चंपारण की ओर। और इस प्रकार से दोस्तों 10 अप्रैल 1917 को चंपारण में प्रारंभ होता है चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर दोस्तों ये जो चंपारण सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। इसका नेतृत्व किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। यह किसके विरुद्ध था? चंपारण सत्याग्रह विरुद्ध था दोस्तों 3 कठिया पद्धति के विरोध में। यह था दोस्तों 3 कठिया पद्धति या नील की खेती के विरोध में महात्मा गांधी चालू करते हैं दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी बिहार के चंपारण आए थे दोस्तों पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर महात्मा गांधी के साथ चंपारण में आने वाले जो सहयोगी थे दोस्तों, ये थे आपके दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजलूल हक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से महात्मा गांधी के साथ चंपारण आने वाले प्रमुख नेता थे दोस्तों, इनके सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजलूल हक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह चालू किया, चंपारण सत्याग्रह, और अंततः दोस्तों महात्मा गांधी को इसमें सफलता
प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, तथा महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें महात्मा गांधी को अंततः दोस्तों सफलता प्राप्त हुई यहां पर दोस्तों। तो इस प्रकार से यह है दोस्तों महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह व प्रथम सफल सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अवैध वसूली किया गया था किसानों से उसका 25% लौटाया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी को इसमें सफलता हासिल हुई और अवैध वसूली का ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अवैध वसूली का 25% किसानों को लौटाया गया, किसानों को दोस्तों लौटाया गया। इसी सफलता के साथ महात्मा गांधी का यह था दोस्तों भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में सफलता प्राप्त कर ली तो इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा। ये वही चंपारण सत्याग्रह है दोस्तों जिसके बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसकी सफलता के बाद दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया, गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। तो इसी सत्याग्रह से दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यह है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के चंपारण में प्रारंभ हुआ 10 अप्रैल 1917 को, इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यहां पधारे थे पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर और इसमें विरोध किया जा रहा था दोस्तों 3 कठिया पद्धति का अर्थात नील की खेती का। इसमें महात्मा गांधी के साथ चंपारण पहुंचे थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजलूल हक। और यह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह व प्रथम सफल सत्याग्रह है दोस्तों। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। 1917 की दूसरी घटना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1917 की दूसरी घटना देखने जा रहे हैं हम दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1917 की दूसरी घटना है मार्ले मिंटो सुधार। देखिएगा 1917 की दूसरी घटना है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार। यह आपका है दोस्तों दिल्ली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यह आपका है दिल्ली। इस समय भारत की राजधानी है दोस्तों दिल्ली। इस समय पकड़ना है भारत की राजधानी है दिल्ली, ध्यान दीजिएगा यह आपका है दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में इस समय बैठे हुए भारत के वायसराय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों हम देखने जा रहे हैं 1917 की दूसरी घटना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अर्थात इस समय भारत के भारतीय सचिव है दोस्तों एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें जो पहला नाम है दोस्तों ये भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग्यू का है, मॉन्टेग्यू का है। जबकि दूसरा नाम है दोस्तों भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, ध्यान दीजिएगा। 1917 की अगली घटना है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस समय भारत के भारतीय सचिव है दोस्तों एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके द्वारा 20 अगस्त, ध्यान से डेट बैठाइएगा दोस्तों, इनके द्वारा 20 अगस्त
1917 को लाया जाता है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 2 साल बाद दोस्तों एक कानून का रूप धारण करेगी। यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 2 साल के बाद एक कानून का दोस्तों रूप धारण करेगी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा 1917, 20 अगस्त 1917 को तात्कालिक भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड तथा भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के द्वारा लाया जाता है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 2 साल के बाद एक कानून का रूप धारण करेगी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। और इस कानून का प्रमुख प्रावधान होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका प्रमुख प्रावधान होगा दोस्तों, पहला सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। इसका पहला प्रावधान है दोस्तों सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से 1909 में लाया गया था दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909, इसके तहत लाया गया था दोस्तों भारत में मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि भारत में हिंदुओं से मुसलमानों को अलग करना। इसी आधार पर दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 2 साल के बाद बनेगा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसका प्रमुख प्रावधान है सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। अर्थात दोस्तों यहां पर फिर से हिंदुओं से विभक्त किया जा रहा है दोस्तों, भारत को विखंडित किया जा रहा है दोस्तों सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से, अर्थात हिंदुओं से विभक्त किया जा रहा है सिखों को। तो यहां पर लाया गया दोस्तों सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। इसका दूसरा प्रमुख प्रावधान था दोस्तों कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया जाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और एक आगे पढ़ेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1909 जिसमें लाया गया है दोस्तों मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। भारत शासन अधिनियम 1919 इसमें लाया गया है दोस्तों सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। और तीसरा है दोस्तों जो आगे हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें लाया जाएगा ईसाई सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। फिर से 2 पकड़ते हैं दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया गया है दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन, जबकि आगे हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें लाया जाएगा केंद्र में द्वैत शासन, अर्थात प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, जबकि केंद्र में द्वैत शासन लाया जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो यह है दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन। इसको थोड़ा समझते हैं कि यह द्वैत शासन है कैसे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आज हम इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों, आज हमारे संसद से, आज हमारा दोस्तों संसद, इसी प्रकार से यहां पर द्वैत शासन था दोस्तों वायसराय का शासन, भारत में वायसराय का शासन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर आज की संसद से इसको कंपेयर करते हैं कि प्रांतों में किस प्रकार से द्वैत शासन लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले पायदान में था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके निम्न सदन में था दोस्तों मंत्रिमंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें पहले सदन में था दोस्तों मंत्रिमंडल। यह है दोस्तों मंत्रिमंडल। ये मंत्रिमंडल में जो भी सदस्य आएंगे दोस्तों ये निर्वाचन के माध्यम से आएंगे, अर्थात यह है दोस्तों मंत्रिमंडल जिसमें सदस्य आएंगे निर्वाचन के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। इसके ऊपर होगा दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसके ऊपर होगा दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी
परिषद, ये कार्यकारिणी परिषद में जो भी सदस्य होंगे दोस्तों, इसे डायरेक्टली वायसराय के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भी सदस्य होंगे, इसे डायरेक्टली वायसराय के द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि चुनाव के माध्यम से जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा, इसमें तो हम भारतीय हो सकते हैं। जैसे तो इस प्रकार से दोस्तों मंत्रिमंडल में सदस्य निर्वाचन के माध्यम से आएंगे, जबकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य को क्यों नियुक्त करेगा दोस्तों? भारत का वायसराय। इसलिए दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भी भारतीय नागरिक को शामिल नहीं किया जाता था। दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में समस्त सदस्य अंग्रेज होते थे और इसके ऊपर होता था दोस्तों वायसराय, इसके ऊपर होता है दोस्तों वायसराय। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी को हम समझते हैं आज के हिसाब से। आज का जो संसद है इसमें भी दोस्तों लगता है द्वैत शासन। प्रथम पायदान पर जो दोस्तों प्रथम पायदान पर यहां पर होता है दोस्तों आपका लोकसभा, यहां होता है दोस्तों लोकसभा। इसके जस्ट ऊपर होता है दोस्तों राज्यसभा और ऊपर जो यहां पर वायसराय था दोस्तों, यहां होता है आपका राष्ट्रपति। यह है दोस्तों राष्ट्रपति। तो इन दोनों को मिलाकर कहलाता है दोस्तों द्वैत शासन। तो यहां पर प्रथम पायदान पे है दोस्तों निम्न सभा में है आपका मंत्रिमंडल, दूसरा है दोस्तों उच्च सदन में आपका वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। इसी का प्रतिरूप आज है मंत्रिमंडल इक्विवेलेंट टू लोकसभा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद इक्विवेलेंट टू आपका राज्यसभा। तो इस प्रकार से दोस्तों 20 अगस्त 1917 को आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 2 साल के बाद एक कानून के रूप में अधिनियमित होता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919, जिसके 2 प्रमुख प्रावधान थे, सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना। 1917 की तीसरी घटना देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1917 की तीसरी घटना हम डिस्कस करते हैं, सेडिसन कमिटी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1917 की तीसरी घटना है दोस्तों सेडिसन कमिटी का गठन। सेडिसन कमिटी का गठन, सेडिसन कमिटी का गठन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 सितंबर 1917 को दोस्तों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोकथाम हेतु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 सितंबर 1917 को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की रोकथाम हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम है दोस्तों सेडिसन कमेटी। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे न्यायाधीश, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सर सिडनी रोलेट। न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में दोस्तों 10 सितंबर 1917 को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच हेतु सेडिसन कमेटी की गठन किया गया। इनका उद्देश्य था दोस्तों, इनका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच करना, क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच करना। और अंततः सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में 10 सितंबर 1917 को जो सेडिसन कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों, इन्होंने अपने रिपोर्ट में सिफारिश किया, इन्होंने अपने रिपोर्ट में सिफारिश किया दोस्तों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की रोकथाम हेतु एक कानून की आवश्यकता है। और इसी के तहत, इसी का परिणाम हुआ दोस्तों, इन्हीं के रिपोर्ट का परिणाम हुआ दोस्तों रोलेट एक्ट, इसी का परिणाम हुआ दोस्तों रोलेट एक्ट। और यह एक्ट बनता है दोस्तों 17 मार्च 1919। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1917 की अगली घटना है सेडिसन कमेटी। 10 सितंबर 1917 को सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में
भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, सेडिशन कमेटी, जिसका उद्देश्य था कि किस प्रकार से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोकथाम किया जा सके। इन्होंने अपने रिपोर्ट में सिफारिश किया, अनुशंसा किया दोस्तों एक नए कानून का, जो बाद में आगे जाके कहलाएगा दोस्तों रोलेट एक्ट, जो आएगा 17 मार्च 1919 को। आगे हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1918, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आगे हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट 1919 में 1918 की पहली घटना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम देखने जा रहे हैं 1918, देखिएगा दोस्तों 1918 की पहली घटना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर, तो 1918 की पहली घटना है दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 की पहली घटना है दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह चालू किया था दोस्तों, बिहार के चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 को। इसकी सफलता के बाद महात्मा गांधी की ख्याति भारतवर्ष में और फैल गई। अब यहां पर दोस्तों जब महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद घर में रहते हैं, यह है दोस्तों अहमदाबाद, यह पकड़ना है दोस्तों अहमदाबाद, यह आपका है अहमदाबाद। अहमदाबाद में ही दोस्तों महात्मा गांधी का घर है, साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के तट पर। सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद शहर में। इसकी स्थापना हुई है 17 जून 1917 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो महात्मा गांधी अपने साबरमती वाले घर में रहते हैं, साबरमती आश्रम में रहते हैं। यहां पर महात्मा गांधी के पास आते हैं अहमदाबाद मिल के मजदूर, और अहमदाबाद मिल के मजदूर महात्मा गांधी से कहते हैं कि महात्मा गांधी हमें प्रति वर्ष दिया जाता है 35% प्लेग बोनस, जिसे घटाकर कर दिया गया है दोस्तों मिल मालिकों के द्वारा 20%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अहमदाबाद साबरमती आश्रम में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अहमदाबाद साबरमती आश्रम, यह है दोस्तों साबरमती आश्रम, या इसे हम कह सकते हैं दोस्तों सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम, यहां पर महात्मा, यह है दोस्तों महात्मा गांधी का घर, जिसकी स्थापना हुई है 17 जून 1917 को। और इस घर के लिए, महात्मा गांधी के इस घर के लिए अनुदान दिया था दोस्तों अंबालाल सारा भाई ने। ये वही अंबालाल सारा भाई है दोस्तों जो महात्मा गांधी के मित्र है तथा अहमदाबाद मिल के मालिक है। ध्यान दीजिएगा, इस घर की स्थापना हुई है दोस्तों 17 जून 1917 को। यह है महात्मा गांधी का घर। तो महात्मा गांधी के घर साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम में अहमदाबाद मिल के मजदूर आते हैं और महात्मा गांधी को इस बात से अवगत कराते हैं दोस्तों कि मिल मालिकों के द्वारा जो प्लेग बोनस 35% दिया जाता था उसे घटाकर कर दिया गया है 20%। इसी उद्देश्य के साथ ये महात्मा गांधी से मिलते हैं और अपनी पीड़ा को महात्मा गांधी के समक्ष रखते हैं। तो जब महात्मा गांधी को पता चला कि अहमदाबाद के मिल मालिकों के द्वारा, जिसमें से एक पकड़ना है दोस्तों मुख्य तौर पर अंबालाल सारा भाई, इन्हीं का है दोस्तों अहमदाबाद का मिल कंपनी, इन्हीं का है दोस्तों। तो इस प्रकार से अंबालाल सारा भाई के ही खिलाफ महात्मा गांधी प्रारंभ करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। देखिएगा दोस्तों 1918 को प्रारंभ होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 15 मार्च 1918 को प्रारंभ होता है दोस्तों, 15 मार्च 1918 को प्रारंभ होता है दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहां पर यह विरुद्ध रहता है दोस्तों, इसके नेतृत्व करता है आपके महात्मा गांधी, इसके नेतृत्व करता है दोस्तों महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में दोस्तों करते हैं भूख हड़ताल। इस प्रकार से महात्मा गांधी का यह भारत में प्रथम भूख हड़ताल होता है।
तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद में चालू किया जाता है दोस्तों 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें दोस्तों ये विरुद्ध रहता है दोस्तों, ये विरुद्ध रहता है 20% प्लेग बोनस के, ये रहता है दोस्तों 20% प्लेग बोनस के, और इसमें मांग होती है 35% प्लेग बोनस की, 35% प्लेग बोनस की मांग होती है मिल मालिकों से। ध्यान दीजिए दोस्तों, मजदूरों की मांग होती है कि जो आपने प्लेग बोनस को 35 से 20% किया है उसे फिर से 35% कर दिया जाए। तो इस प्रकार से मजदूरों की मांग होती है दोस्तों, मिल मजदूरों की मांग होती है गांधी जी के नेतृत्व में कि प्लेग बोनस को 20 से फिर से कर दिया जाए 35%। अर्थात महात्मा गांधी यहां पर किसके खिलाफ खड़े हैं? अंबालाल साराभाई के, और यहां पर मिल मालिक है दोस्तों अंबालाल साराभाई, मिल मालिक है दोस्तों अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई। और इसमें महात्मा गांधी का साथ देते हैं दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी की सहयोगी बनती है, महात्मा गांधी की सहयोगी बनती है दोस्तों अंबालाल साराभाई की ही बहन अनुसुईया। इसमें महात्मा गांधी की साथ देती है दोस्तों महात्मा गांधी की बहन अनुसुईया। तो इस प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी ने 20% प्लेग बोनस के खिलाफ प्रारंभ किया 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें मांग होता है 35% प्लेग बोनस का। मिल मालिक होते हैं दोस्तों महात्मा गांधी के ही मित्र अंबालाल साराभाई, जिसने महात्मा गांधी का घर निर्माण में अनुदान प्रदान किया था। और इसमें महात्मा गांधी का साथ देती है दोस्तों अंबालाल साराभाई की ही बहन अनुसुईया। तो इस प्रकार से अंततः न्यायाधिकरण के द्वारा यहां पर अंबालाल साराभाई को झुकना पड़ता है और उन्हें फिर से प्लेग बोनस को करना पड़ता है दोस्तों 35%। तो इस प्रकार से दोस्तों खास बात यह है कि यह महात्मा गांधी का भारत में दूसरा सत्याग्रह है, लेकिन महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल है जिसमें महात्मा गांधी को सफलता हासिल हुई। तो यह है दोस्तों महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल। यह है दोस्तों महात्मा गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल व प्रथम सफल भूख हड़ताल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच जब महात्मा गांधी कर रहे थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से मिलने आते हैं दोस्तों अहमदाबाद से 38 किलोमीटर की दूरी पर यह पकड़ना है दोस्तों खेड़ा। अहमदाबाद से 38 किलोमीटर की दूरी पर यह पकड़ना है दोस्तों खेड़ा। खेड़ा में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसानों से लिया जा रहा था लगान, जबकि इस वर्ष खेड़ा के किसानों का समस्त फसल नष्ट हो गया था। यहां पर खेड़ा के किसानों का समस्त फसल नष्ट हो गया था, जबकि नियम यह बोलता है यदि किसी किसान का फसल नष्ट हो गया है तो उसे उस वर्ष लगान से मुक्त रखा जाएगा, जबकि खेड़ा के किसानों से दोस्तों फसल नष्ट होने के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जा रहा था लगान। इसी के विरोध में यहां पर महात्मा गांधी आते हैं दोस्तों और खेड़ा में चालू करते हैं। जस्ट इसके एक हफ्ते बाद 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह है दोस्तों आपका खेड़ा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है खेड़ा। तो खेड़ा में महात्मा गांधी प्रारंभ करते हैं दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। यह है दोस्तों खेड़ा। खेड़ा में चालू होगा दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी का अगला है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका प्रारंभ होता है दोस्तों 22 मार्च 1918 को। 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा में प्रारंभ किया गया है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। इसमें किसानों से फसल नष्ट होने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जा रहा था लगान। तो यहां पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चालू किया गया है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। इसके नेतृत्व करता है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब 15 मार्च 1918 को प्रारंभ किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से आकर मिलते खेड़ा के किसान और
अपनी बात से महात्मा गांधी को अवगत कराते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फसल नष्ट होने के बाद भी लगान की वसूली की जा रही है। अर्थात यह विरुद्ध है दोस्तों, फसल नष्ट होने के बाद भी, फसल नष्ट होने के बाद भी लगान वसूलना। और इसमें महात्मा गांधी के सहयोगी होते हैं दोस्तों विट्ठल भाई पटेल व सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहां पर अंततः दोस्तों महात्मा गांधी को इस सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह में भी सफलता हासिल होती है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का दोस्तों ये भारत में तीसरा सफल सत्याग्रह है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि महात्मा गांधी का ये वो पहला सत्याग्रह है जिसमें महात्मा गांधी ने लगान के खिलाफ कोई सत्याग्रह चलाया। इसीलिए ध्यान देना है दोस्तों कि ये महात्मा गांधी का वास्तविक किसान आंदोलन कहलाता है। यह है दोस्तों महात्मा गांधी का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन। यह है दोस्तों महात्मा गांधी का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन। यह है दोस्तों महात्मा गांधी का भारत में प्रथम किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद अब हम आगे देखने जा रहे हैं दोस्तों 1919।